स्टूडेंट, ये फोर्थ लेक्चर है परमिटेशन कॉम्बिनेशन का। तो इससे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल और परमिटेशन पे पूरा वीडियो देख चुके हैं। तो फोर्थ वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन। तो उसका बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग। और ये एसेंशियल फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहां पे डिफरेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला हम लोग करने वाले हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का होना इंपॉर्टेंट है। पहले कौन सा सेलेक्ट करा, बाद में कौन सा सेलेक्ट करा, इससे मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज NCR। ये एक एसेंशियल फॉर्मूला है, बिना इस फॉर्मूले के ये चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। और NCR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। आई होप ये वैल्यू पता होगी सबको। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ वेज बताने, इसमें 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस थ्योरी से चलें, 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो पहला स्टूडेंट सेलेक्ट करने के वेज कितने हो गए? 10 वेज। दूसरा स्टूडेंट सेलेक्ट करने के वेज कितने हो गए? 10 में से एक सेलेक्ट कर चुके हैं, 9 बचे, तो इनटू 9 वेज। लेकिन इस 90 में ऑर्डर इज कंसिडर्ड। ठीक है, हमें सिलेक्शन में ऑर्डर से इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया। लेकिन अगर हम इस तरह से करते हैं तो यहां पे अरेंजमेंट भी हो गया, ऑर्डर भी काउंट हो गया यहां पे। इस वजह से हमें यह करना होता है। मान लो इसमें 10 स्टूडेंट होते, एक होता ए और एक होता जी, तो यहां पे AG भी एक तरीका आएगा और GA भी आएगा। और इस ऑर्डर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सही आंसर नहीं है, ठीक है, ये सही आंसर नहीं है, बिकॉज यहां ऑर्डर कंसिडर हो गया है। और अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? 10C2 NCR, 10 में से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा? 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2। क्लियर है? तो आई होप ये बात समझ रहे होगे। NCR में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों का होना इंपॉर्टेंट है, किस ऑर्डर में है वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो NCR और NPR में डिफरेंस समझ में आ रहा है। और इसी के साथ ये भी बात कर लेते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशन और एक होता है परमिटेशन। परमिटेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। परमिटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। और आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अगर हमें r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगा था। ठीक है, यही चीज अगर हम यहां पे लगाएं तो ध्यान रखना, पहले चीजों को सेलेक्ट करा जाता है, देन अरेंज करा जाता है। पहले तुम मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाओगे, उसके बाद उसको घर पे अरेंज करोगे। तो एक्चुअल में जो NPR आया है वो NCR से ही आया है। पहले सेलेक्ट करो, NCR से चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली, परचेज कर ली, और उसके बाद उसको एक लाइन से अरेंज करना है, तो दैट इज़ R फैक्टोरियल। तो देखो फॉर्मूला वही आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, n माइनस R फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल। सो दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल, दैट इज NPR सिंपली।
क्लियर है बात? तो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। इसके डिफरेंट वेरियस एप्लीकेशन हम लोग प्रॉब्लम्स के थ्रू देखते हैं। फिलहाल अभी कुछ और फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। सपोज इफ देयर आर in different objects number of ways to select at least one object out of it। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं वन और मोर ऑब्जेक्ट तो हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। हमें एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज बताने हैं। तो क्या तरीका होगा? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कम से कम एक सेलेक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं कम से कम एक। तो या तो n में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर मतलब ऐड करना, n में से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर n में से तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर n में से चार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, या फिर n में से n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसके नंबर ऑफ वेज ये आ जाएंगे। और बायनोमियल थ्योरम में अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो जितने भी बायनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं उन सबका सम 2 टू द पावर n आता है। और यहां पे nc जीरो की वैल्यू में पता होनी चाहिए, दैट इज 1। यहां पे nc जीरो की कमी है, तो इस वजह से अगर तुम nc जीरो उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1 वेज होंगे, जिसमें से हम एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फिक्स नहीं है, एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं। और इसी का दूसरा तरीका भी है, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लो मार्केट में हम गए और वहां पे n डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हर एक वैरायटी के लिए दो चॉइसेस होंगी। या तो तुम उसको परचेज करोगे या नहीं करोगे, या तो उसको सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, या तो सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, या सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे। हर एक ऑब्जेक्ट के पास तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, या तो सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि बन जाएगा तुम्हारा 2 की पावर n वेज, जो कि यहां पे भी आ रहा है। लेकिन इसमें से एक तरीका, यूनिक तरीका ऐसा होगा जिसमें हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा, तो -1 कर दो यहां पे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के पास दो चॉइस, या तो उसको सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज। और एटलीस्ट नहीं बोला जाता, सिर्फ बोला जाता कितने वेज हैं n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। तो सीधा सीधा आंसर 2 टू द पावर n हो जाता है। ये तरीका हम नहीं लगाते जिसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा है। मतलब यहां पे वो तरीका भी इंक्लूड होता जब हमने 0 सेलेक्ट करा है, जब हमने 1 सेलेक्ट करा है, जब हमने 2 सेलेक्ट करा है, और जब हमने n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करे। ठीक है, तो अब सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, और बीच में जो भी थ्योरी आएगी उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस इंक्लूड करें। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 11 टू बी चोजन फॉर अ क्रिकेट टूर्नामेंट, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। तो ऑब्वियसली जो 60 स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो यहां पे सिंपली तुम फॉर्मूला क्या लगा दोगे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? NCR। 60 में से 11 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लो, 60 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, और 60 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 49 फैक्टोरियल। अगर जरूरत पड़ी तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज सिंपली यही फॉर्मूला, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many different selection of 6 books can be made from
11 डिफरेंट बुक, 11 डिफरेंट बुक्स हैं, उसमें से 6 बुक्स सेलेक्ट करनी है, सब डिफरेंट हैं तभी एनसीआर लग सकता है। 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड, 2 पर्टिकुलर बुक्स हमेशा ही सेलेक्ट करी जाए, 2 पर्टिकुलर बुक्स ऑलवेज सेलेक्टेड। अच्छा, पर्टिकुलर बुक्स को, जैसे पर्टिकुलर बुक मान लो आर डी शर्मा पार्ट 1 और पार्ट 2, तो वो यूनिक बुक है, उसको सेलेक्ट करने का तरीका, अगर मार्केट में जाते हो और आर डी शर्मा पार्ट 1 और पार्ट 2 परचेज करना होता है तो एक ही तरीका होगा उसका। तो 2 पर्टिकुलर बुक पहले ही सेलेक्ट कर लो, 6 सेलेक्ट करनी है, 2 पर्टिकुलर बुक्स हम पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका तरीका एक हो जाएगा। 2 पर्टिकुलर बुक्स यहां से निकल गई, 9 बची, और 4 बुक्स अब हमें और सेलेक्ट करनी है। उसके लिए चॉइसेस कुछ भी हो सकती हैं, 4 बुक्स सेलेक्ट करनी है तो इनटू 9C4, और हमारा टास्क तभी कंप्लीट होगा जब हम 6 की 6 बुक्स परचेज कर लें और 2 बुक आर डी शर्मा पार्ट 1 पार्ट 2 ले ली और 4 बुक्स हम कौन सी ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, इस वजह से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या बोल रहा है, 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नेवर सेलेक्टेड। मान लो तुम्हें अभी भी 6 किताबें खरीदनी और आर डी शर्मा पार्ट 1 पार्ट 2 तुम ऑलरेडी खरीद चुके हो, तो अब इन 11 बुक्स में से 2 बुक्स तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो बुक स्टोर में 9 बुक्स ही हैं जो तुम्हारे इंटरेस्ट की हैं, और उसमें से 6 बुक्स तुम्हें सेलेक्ट करनी है। तो ऑब्वियसली जो बुक्स नहीं लेनी है तुमने 11 में से वो हटा दी और 9 में से 6 सेलेक्ट कर ली, 9C6 इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेट 15 टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रेन subject to the condition that they can have any number of toys. Find the required number of ways if toys are distinct. और ये सारे काम हम कर रहे हैं जब सारे फॉर्मूले लग रहे हैं जब टॉयज डिस्टिंक्ट हैं, और जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से सिलेक्शन के वेज कितने होते हैं। तो हमारे पास 15 टॉयज हैं और कितने लोग बांटने हैं, ठीक है, 15 डिफरेंट टॉयज हैं। अब यहां पे हमारा काम क्या है उस बात पे फोकस करना है। तुम्हें ये सारी चीजें पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हमें अपने काम पे फोकस करना है। हमारा काम क्या है, 15 टॉयज को 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहां पे हम चॉइसेस लेंगे एक एक टॉय के लिए, T1, T2, T3, T15। इसको करने का क्या तरीका है, T1, T2, T3, T15, 15 टॉयज हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, तो हर एक टॉय के लिए 3 चॉइस हैं। पहले टॉय के लिए 3 चॉइस, दूसरे टॉय के लिए 3 चॉइस, तीसरे के लिए 3 चॉइस और 15वें के लिए भी 3 चॉइस। तो पहले के लिए 3 चॉइस, दूसरे के लिए 3 चॉइस, तीसरे के लिए 3 चॉइस, 15th के लिए भी 3 चॉइस। तो ये सारे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस इज द आंसर। और यहां पे एनसीआर नहीं लगेगा बिकॉज यहां आर फिक्स नहीं है, किसी भी चाइल्ड को कितने भी टॉयज मिल सकते हैं, इस वजह से यहां पे पुराना मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज होगा। अब इंपॉर्टेंट बात है सेकेंड पार्ट, टॉयज आर आइडेंटिकल। तो यहां पे इसके लिए भी पूरा एक लेक्चर अपलोड करेंगे हम लोग। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स we use multinomial theorem। और एक पूरा लेक्चर अभी आगे फ्यूचर में मल्टीनोमियल थ्योरम पे ही बेस्ड होगा, जिसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी यहां पे हम 2 फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं बेसिक, जिस पे क्वेश्चन आ भी चुके हैं, फ्यूचर में भी आ सकते हैं। तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एनसीआर यूज नहीं होता है, एनसीआर का भी यूज होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहां पे 2 फॉर्मूले हैं।
अगर हमारे पास पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n identical objects to r persons, ऑब्वियसली r डिफरेंट पर्सन्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हमें r पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, when everyone get at least one object, हर एक को एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट मिले, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-1 CR-1। क्या फॉर्मूला आ जाएगा? n-1 CR-1। जब हर एक को एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट मिले, लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन ना हो, ये सारे फॉर्मूले नोट कर लो। नंबर ऑफ वेज, ये मल्टीनोमियल थ्योरम से ही प्रूफ होते हैं फॉर्मूले। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n identical objects to r persons, और स्पेशली अगर कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब किसी पर्सन को 0 भी मिल सकता है, किसी को सारे भी मिल सकते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है n+r-1 CR-1। तो ये दो फॉर्मूले अभी फिलहाल याद कर लो, जब सबको एक एटलीस्ट एक मिले, n-1 CR-1, और किसी को भी कितने मिल सकते हैं, तो n+r-1 CR-1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 15 आइडेंटिकल टॉयज अमंग 3 चिल्ड्रन। ठीक है, चाइल्ड कैन टेक एनी नंबर ऑफ टॉयज, किसी को कितने भी मिल सकते हैं, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? n+r-1 CR-1। टॉयज कितने हैं? 15। चिल्ड्रन कितने हैं? 3। तो यहां पे फॉर्मूला लगा दो 15 + 3 -1 C3-1 17 C2 इज द आंसर। तो आई होप अगर डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन इस पे आ गया आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो कर सकते हो तुम लोग। तो ये फॉर्मूले नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर टू बॉयज B1 एंड B2। B1 और B2 दो बॉयज हैं। ठीक है, B1 हैज N1 डिफरेंट टॉयज एंड B2 हैज N2 डिफरेंट टॉयज। N1 भी डिफरेंट है, B2 के पास जो N2 टॉयज हैं वो भी डिफरेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच B1 एंड B2 can exchange their toys in such a way that after exchange still have the same number of toys but not the same set। मतलब क्या हुआ, इनको आपस में एक्सचेंज करना है, 2 टॉय इसने दे दिए अपने वाले और 2 इससे ले लिए, या 5 इसको दे दिए 5 इससे ले लिए। इस तरह से एक्सचेंज चलता जा रहा है। हर तरीके से एक्सचेंज करेंगे, बस ये ना हो कि एक्सचेंज करते करते अब इसके पास वही पुराने N1 के सेट आ जाएं और इसके पास वही पुराने N2 के सेट आ जाएं, तो एक्सचेंज करने का बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम कितने तरह से करा जा सकता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो इसका तरीका क्या है? चूंकि नंबर ऑफ टॉयज डेफिनेट नहीं है, एक एक भी एक्सचेंज कर सकता है, 2 भी एक्सचेंज कर सकता है, 3 भी कर सकता है, तो वो एक बड़ी अजीब सी सीरीज बन जाएगी। इसमें करते ये हैं कि N1 और N2 दोनों बॉयज आए और एक रूम में सारे टॉयज शफलिंग करके रख दिए, शफल कर दिए और एक रूम में रख दिए। ठीक है, अब टोटल N1 टॉयज हो गए, किसी भी एक को भेज सकते हो। तुमने B1 को भेजा, B1 ने
n1 प्लस n2 से कितने टॉयज सेलेक्ट कर लिए, अपने n1 जितना नंबर उसके पास था, ठीक है, या फिर b2 को भेजो। अच्छा, NCR होता है NCn-r, सेम चीज़ है, b1 को भेजो या b2 को भेजो। b2 को भेजोगे तो n2 टॉयज सेलेक्ट कर लेगा, दीज टू नंबर्स आर सेम नंबर। लेकिन इन सारे नंबर्स में से एक वे ऐसा होगा जिसमें वो अपने वही पुराने टॉयज सेलेक्ट करके ले गया जो ऑलरेडी उसके पास थे। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, बोथ आर द आंसर्स। तो आई होप नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन आता है तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो मोहन हैज 8 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज ही इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू डिनर। अच्छा, डिनर पार्टी है तो एटलीस्ट एक को तो बुलाना ही पड़ेगा। 8 फ्रेंड्स हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, 8 फ्रेंड्स हैं, या तो 8 में से एक को बुला ले, या 8 में से 2 को बुला ले, या फिर 8 में से 3 को बुला ले, या फिर 8 में से 8 को बुला ले। और इसका आंसर भी देखा था 2 की पावर n-1। या इसको हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, इसके पास 8 फ्रेंड्स हैं, हर एक फ्रेंड के पास 2 चॉइस है, या तो तुम उसको इनवाइट करोगे या नहीं करोगे। हर एक के पास 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस। सो दिस इज 2 की पावर 8। और एक तरीका वो सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें से उसने किसी को भी नहीं बुलाया, बिकॉज डिनर पार्टी अगर अरेंज कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक फ्रेंड को तो बुलाना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन हैविंग रिस्पेक्टिवली 3 and 5 क्वेश्चंस। द फॉलोइंग नोट इज गिवन। 3 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चंस हैं। पहले सेक्शन में 3 है, दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चंस हैं। The following note is given on the paper. It is not necessary to attempt all the questions. अच्छा, अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्वियसली ये बात अंडरस्टूड है कि जितना आता है उतना ही कर पाओगे तुम, सारे नहीं कर सकते। And 1 question from each section is compulsory. How many ways it can be done? ठीक है। 2 सेक्शन आ रहे हैं पेपर में और दोनों सेक्शन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना ही करना है। तो देखो, 2 तरह से कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 चॉइस है, या तो तुम उसको करोगे या नहीं करोगे। इसके लिए भी 2 चॉइस, इसके लिए भी 2 चॉइस, इसके लिए भी 2 चॉइस। 2 क्यूब हो गया। और एक तरीका वो हुआ जिसमें हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा। इसी तरह से यहां पे भी हर एक क्वेश्चन के लिए 2 चॉइस, 2 की पावर 5, और एक चॉइस वो जिसमें से हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा। तो दिस इज द आंसर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, 3 क्वेश्चंस हैं, या तो 1 सेलेक्ट करो, या 2 सेलेक्ट करो, या 3 सेलेक्ट करो, इनटू एक साथ पूरा एक्सपेरिमेंट तभी होगा जब दोनों पूरा पेपर हम अटेम्प्ट करें, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। तो तुम्हारी चॉइस है, तुम ये वाला मेथड लगाना चाहते हो कि ऊपर वाला मेथड लगाना चाहते हो। तो 2 क्यूब -1 इंटू 2 की पावर 5 -1, दैट्स इट। क्लियर है बात? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 7th। इन एन एग्जामिनेशन हॉल देर आर 4 rows ऑफ चेयर, ईच रो हैज 8 चेयर, 1 बिहाइंड द अदर। 4 रोज हैं, हर एक रो में 8 चेयर्स हैं, एक के पीछे एक, ठीक है। क्लियर है? देर आर 2 क्लासेस सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन विथ 16 स्टूडेंट इन ईच क्लास। 2 क्लासेस हैं, C1 C2, 16 स्टूडेंट इसमें भी हैं, 16 स्टूडेंट इसमें भी हैं, ठीक है। इट इज डिजायर्ड दैट इन ईच रो ऑल द स्टूडेंट बिलोंग्स टू द सेम क्लास and no adjacent rows are allotted to the same class. In how many ways
this can be done, this can in how many ways can these 32 student be seated? अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोला जा रहा है, पहले तो उसको समझ लेते हैं हम लोग। बोला ये जा रहा है कि हर एक रो में, जैसे मान लो यहाँ पे अगर बैठ रहे हैं तो C1 क्लास के ही बैठे स्टूडेंट, सारे एक रो में एक ही क्लास के स्टूडेंट बैठे, और ऑल्टरनेट रोज में सेम क्लास के स्टूडेंट ना बैठे। लाइक एक अरेंजमेंट तो ये हो गया कि पहली रो में C1 के बैठा दिए, दूसरी रो में C2 के, तीसरी में फिर C1 के, चौथी में फिर C2 के, या फिर पहली में C2 के बैठा दें, फिर C1 के बैठा दें, फिर C2 के बैठा दें, फिर C1 के बैठा दें। ठीक है, ये हो सकता है। तो 16 स्टूडेंट हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला केस ये ले लेते हैं, पहले रो में C1 के 8 स्टूडेंट बैठा लें। ठीक है, C1 में कितने स्टूडेंट हैं? 8। तो ध्यान रखना, अगर ज्यादा हैं और कम बैठाने हैं, कम अरेंज करने हैं, तो पहले क्वेश्चन पूछो कि कौन से 8, क्योंकि हमें ऑल पॉसिबल वेज निकालने हैं। तो कौन से 8 स्टूडेंट हम यहां पे बैठा लेंगे? तो उसके लिए 16 में से 8 स्टूडेंट सेलेक्ट करो। ठीक है, और उन 8 को यहां पे अरेंज करने का 8 फैक्टोरियल तरीका, या फिर हम इसको सीधे सीधे बोल सकते थे 16 में से 8 अरेंज कर दो 16p8 करके। ठीक है, फिर यहां पे C2 क्लास के बच्चे बैठा लें। C2 क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 16। फिर से 16 में से 8 सेलेक्ट करो, और 8 यहां बैठा दो। ठीक है, अब C1 के 8 बचे और C2 के भी 8 बचे। ठीक है, C1 वाले स्टूडेंट 8 जो बचे हैं वो R3 में अरेंज कर दो 8 फैक्टोरियल से, और C2 के जो 8 बचे हैं वो R4 में अरेंज कर दो 8 फैक्टोरियल करके। 16p8 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तरीका हो सकता है। और सिमिलर, अगर C1 C2 ऐसे बैठा रहे हो तो C2 C1 ये दूसरे तरह से बैठा सकते हो, तो इंटू 2 कर दो। मतलब फाइनली 2 इंटू 16p8 इंटू 16p8 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अच्छा, इसका एक तरीका और भी हो सकता है। C1 क्लास के 8 स्टूडेंट यहां बैठा लें और C1 क्लास के 8 स्टूडेंट यहां बैठा लें। टोटल चेयर्स अगर देखें तो 16 है, और C1 क्लास में 16 स्टूडेंट ही हैं। तो 16 स्टूडेंट सीधे उठाओ और इन 16 चेयर्स में एक साथ अरेंज कर दो, दैट इज 16 फैक्टोरियल। ये सारे के सारे एक साथ अरेंज कर दिए। फिर C2 के 16 उठाओ और R2 और R4 में अरेंज कर दो 16 फैक्टोरियल बेस। ठीक है, इनटू क्या कर दो 2। एक अरेंजमेंट हमने C1 C2 बनाया, दूसरा अरेंजमेंट C2 C1 बना लेंगे, इनटू 2 कर दो। सो दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन एक बार अपने आप ट्राई करो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज। 3 जेंटलमैन हैं, 3 लेडीज हैं, आर कैंडिडेट फॉर 2 वैकेंसीज। 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ए वोटर फॉर 2 कैंडिडेट्स। एक वोटर है जिसको 2 कैंडिडेट को वोट करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही कास्ट हिज वोट। ठीक है, एक वोटर को 2 वोट करने हैं 2 वैकेंसी के लिए, और 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज हैं। यहां पे एक मेजर कंफ्यूजन होता है कि लोग मेन और लेडीज में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। ये 2 वैकेंसीज हैं, सिमिलर टाइप की वैकेंसी होंगी, अगर डिफरेंट होती तो वहां पे अरेंजमेंट भी लगता। टोटल हमारे पास 6 कैंडिडेट्स हैं, 2 को वोट करना है एक वोटर को 6C2। सीधे सीधे ये आंसर आ जाएगा 6C2। काफ़ी लोग इसमें केसेस बना लेते हैं, एक लेडी को वोट दे दिया, एक जेंट्स को वोट दे दिया। तो ये काम नहीं करना है, बिकॉज अगर किसी इलेक्शन को भी अगर ध्यान से तुम देखो
तो वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के अकॉर्डिंग वोट नहीं दिया जाता है, जो भी एक प्रॉपर कैंडिडेट है उसको हम वोट देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि लेडी है तो उसको वोट देना है या जेंट्स है तो उसको वोट नहीं देना है, तो दोनों सेम है। तो टोटल हमारे लिए 6 कैंडिडेट हैं और 2 को वोट करना है, तो सीधा सीधा 62 इज द आंसर। नेक्स्ट है ए कमिटी ऑफ 12 टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 वुमेन, 9 वुमेन है एंड 8 मेन है। 12 की कमेटी बनानी है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी इंक्लूडेड इन द कमेटी, ठीक है। यहां पे एक मेजर मिस्टेक करते हैं बच्चे, सब मतलब 90% स्टूडेंट मिस्टेक करके आते हैं, रॉन्ग करके आते हैं। क्या रॉन्ग करके आते हैं देख लेते हैं। ये रॉन्ग मेथड है। एटलीस्ट 5 वुमेन टू बी इंक्लूडेड, 5 वुमेन लेनी ही लेनी है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 9 में से 5 वुमेन तो ले ही लेते हैं। 12 लेने थे, अब 7 बचे। टोटल पहले थे 17 में से 5 घटाओ 12 बचे, ठीक है। अब 12 में से 7 ले लेते हैं। ये गलत मेथड है, रॉन्ग है। 90% लोग ये करके आते हैं और उस पर पूरा एक वीडियो बना रखा है हमने जिस पे एक्सप्लेन कर रखा है कि ये मेथड क्यों रॉन्ग आता है। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें तरीका क्या होता है, इसमें सारे ही केसेस बनाने होते हैं। इस तरह से शॉर्टकट में नहीं करना है, गलत आंसर आएगा, बहुत बड़ा ये आंसर आएगा। क्या करना होता है राइट वे, 9 में से 5 वुमेन सेलेक्ट कर लो, एटलीस्ट 5 लेनी है। अब 8 में से 7 मेन सेलेक्ट कर लो और एटलीस्ट 5 वुमेन लेनी है, तो 9 में से 6 वुमेन सेलेक्ट कर लो और 8 में से 6 मेन सेलेक्ट कर लो। फिर 9 में से 7 वुमेन सेलेक्ट कर लो, 8 में से 5 मेन सेलेक्ट कर लो, 9 में से 8 वुमेन सेलेक्ट कर लो, 8 में से 4 मेन सेलेक्ट कर लो, 12 हो रहे हैं। और फाइनली 9 में से 9 वुमेन सेलेक्ट कर लो और 8 में से 3 मेन सेलेक्ट कर लो। तो केसेस बना के ही इस तरह क्वेश्चंस करना, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। और इस मेथड को और डिटेल में जानना चाहते हो तो लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ से भी उस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लो, तो ये रीज़न समझ में आ जाएगा क्यों ये बड़ा आंसर आता है। पूरा एक्सप्लेन कर रखा है उसमें हमने, ठीक है। अब क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटी द वुमेन आर इन मेजोरिटी। तो ये क्लियरली दिख रहा है वुमेन मेजोरिटी में है। वुमेन मेजोरिटी में कहाँ पे है, दीज आर द केसेस जहाँ पे वुमेन मेजोरिटी में है। एंड द मेन आर इन मेजोरिटी, मेन कहाँ मेजोरिटी में है, एक ही केस है जहाँ पे मेन मेजोरिटी में है, तो दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, और यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन विशेस टू मेक अप एज मेनी डिफरेंट पार्टीज एज ही कैन आउट ऑफ 20 फ्रेंड्स सच दैट ईच पार्टी कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर ऑफ पर्सन्स, हाउ मेनी फ्रेंड शुड ही इनवाइट। करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे एक चीज ये पता होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एनसीआर डिपेंड करता है इफ एन इज इवन। अगर एन इवन है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है एन सी एन बाई 2। अगर एन ऑड है तो इसकी वैल्यू आती है एन सी एन माइनस 1 बाई 2 या फिर एन सी एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो उसके पास 20 फ्रेंड्स थे, कितने फ्रेंड्स को बुलाए जिससे एज मेनी एज डिफरेंट पार्टी, मतलब मैक्सिमम पार्टी, डिफरेंट टाइप्स की पार्टी वो थ्रो कर पाए। हर एक पार्टी में सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, तो 20 में से मान लेते हैं आर फ्रेंड्स को बुलाए, आर 0 से 20 के बीच में लाई करेगा, सो दैट इज 20 CR। क्या हो जाएगा ये 20 CR। और 20 CR की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये तब आएगी, ध्यान से देखो यहां पे n क्या है, इवन है, 20 है,
तो ये मैक्सिमम कब आएगा? 20C10, 20/2 पहला फॉर्मूला लगा दो। तो ये ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट होता है 20C10, मतलब वो 10 फ्रेंड्स को बुलाए तब मैक्सिमम पार्टी वो थ्रो कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 25 प्लेयर्स? 25 प्लेयर्स हैं, 10 बैट्समैन हैं, 8 बॉलर्स हैं, ठीक है, 5 ऑलराउंडर हैं, 2 विकेट कीपर हैं। Assuming that the team of 11 players is required, 5 बैट्समैन, 10 ऑब्वियसली सारे के सारे डिफरेंट होंगे, 10 में से 5 बैट्समैन सेलेक्ट करने के 10C5 वेज, 3 ऑलराउंडर हैं, तो 5 ऑलराउंडर हैं, तो 5 में से 3 सेलेक्ट करना है हमें, 2 बॉलर, 8 बॉलर्स हैं, इनमें से 2 बॉलर सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 विकेट कीपर हैं, इनमें से 1 विकेट कीपर सेलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए कमिटी ऑफ 5 टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज। कितनी कमिटी बनानी है? 5 की। व्हेन एटलीस्ट 2 लेडीज आर टू बी इंक्लूडेड। फिर से देखो, ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो अक्सर गलत करके आते हैं लोग। तो इसमें क्या करना है? एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। तो सारे केसेस बनाओ, 4 में से 2 लेडीज ले ली, 5 लेने हैं तो 6 में से 3 मेन ले लो, फिर 4 में से 3 लेडीज ले लो और 6 में से 2 मेन ले लो, फिर 4 में से 4 लेडीज ले लो और 6 में से 1 मेन ले लो। ठीक है, सेकेंड, एटमोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। इसमें भी सारे केसेस बनाने होंगे। एटमोस्ट 2 लेडीज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेडीज, तो 4 में से 2 लेडीज ले ली, 6 में से 3 जेंट्स ले लिए, 4 में से 1 लेडी ले ली, 6 में से 4 जेंट्स ले लिए। एटमोस्ट में 0 भी इंक्लूडेड होता है, 4 में से 0 लेडी ले ली और 6 में से 5 मेन ले लिए। सो दिस इज द आंसर। तो ये टाइप जब भी आएगा तो हम केसेस बना के ही सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट, ए बॉक्स कंटेन 5 डिफरेंट रेड बॉल एंड 5 रेड एंड 6 वाइट बॉल। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल बी सेलेक्टेड सो दैट देर आर एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो यहां पे भी ऑब्वियसली देख रहे हो, इस कैटेगरी में केसेस बना के सॉल्व करना है। हर एक कैटेगरी के 2 बॉल हो तो 5 में से 2 रेड ले लो और 6 में से 4 वाइट ले लो, या फिर 5 में से 3 रेड ले लो और 6 में से 3 वाइट ले लो, या फिर 5 में से 4 रेड ले लो, 6 में से 2 वाइट ले लो। तो यहां पे हमेशा ध्यान रखना, केसेस बनेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ 5 टीचर्स, 5 टीचर्स हैं, 23 एप्लीकेंट्स हैं। ठीक है, 23 एप्लीकेंट्स हैं, अप्लाई करने वाले 5 पोस्ट हैं टीचर्स की। 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर SC। इसमें से 2 पोस्ट जो हैं 3 जनरल की हैं, 2 SC कैटेगरी की पोस्ट हैं। ठीक है, एंड देयर आर 7 SC कैंडिडेट। इसका मतलब 7 SC कैंडिडेट हैं और बाकी बचे, इसमें 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 16 जनरल कैंडिडेट्स हैं। ठीक, इन हाउ मेनी वेज दिस सिलेक्शन कैन बी मेड। तो ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये करो कि जो SC पोस्ट है उसको फिल कर दो। 7 SC कैंडिडेट हैं, 2 SC पोस्ट हैं, 7 में से कोई भी 2 कैंडिडेट को सेलेक्ट करो और 2 SC पोस्ट हमने फिल कर दी। अब 3 जनरल
मतलब 3 जनरल पोस्ट फिल करनी है, कितने में से? 16 में से। तो 16 में से कोई भी 3 लोग सेलेक्ट कर लिए और फिल कर दी पोस्ट, और सारी पोस्ट एक जैसी हैं तो अरेंजमेंट नहीं लगेगा, यहां पे क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन, सिंपल। नेक्स्ट देखो, इन हाउ, अब ये ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम है, ध्यान रखना ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम भी एनसीआर वाले ही क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी ज्योमेट्री क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द वर्सेस ऑफ अ हेक्सागन, हेक्सागन है, उससे कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो ध्यान होना, अगर तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलीगन है तो वहां पे मैक्सिमम 2 ही पॉइंट एक लाइन पे लाई कर सकते हैं, तीसरा कोई भी पॉइंट नहीं है इस पॉलीगन में ए बी सी डी ई एफ तक जो कि इस लाइन पे लाई करे। तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 6। 6 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, ट्रायंगल बन जाएगा। 63 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन एन साइडेड पॉलीगन। तो ये हमें रिजल्ट याद भी होना चाहिए, अगर कोई भी पॉलीगन है तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं? एन साइड्स होती हैं। एन वर्सेस होती हैं। एन वर्सेस में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, एक लाइन बनेगी। लाइक एन में से अगर हमने A0 A6 सेलेक्ट कर लिया, A1 A7 सेलेक्ट कर लिए, सारे डायगोनल्स हैं, बट इन 2 को सेलेक्ट करोगे तो साइड बन जाएगी। तो कितनी साइड्स बनेंगी? n। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन इज nc2 माइनस n, दिस इज इवेंचुअली nn-3 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखना। n में से कोई भी 2 वर्सेस सेलेक्ट कर लिए, एक डायगोनल बन गया, लेकिन n में से अगर 2 एडजेसेंट वर्सेस सेलेक्ट करोगे तो साइड बनेगी। तो क्या फॉर्मूला है? nc2 माइनस n। और ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हमेशा NCR ही लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो अभी देखा हम लोगों ने पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं, फॉर्मूला रट लो, ये nn-3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। पूछा गया है कितने साइड्स होंगी, तो यार ये 3 लाना है हमें, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 11, नहीं 8 इंटू 11, और 8 और 3 में 11n प्लस 8n, तो n प्लस 8 n माइनस 11 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 सिंपली। -8 हो नहीं सकता, n इज अ नेचुरल नंबर, तो 11 साइड का पॉलीगन बनेगा ये, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, m पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन आर इंटरसेक्टेड बाय फैमिली ऑफ n पैरेलल लाइंस। कुछ m पैरेलल लाइंस हैं एक प्लेन में, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इन n पैरेलल लाइंस पे। ठीक है, पूछा गया है इससे कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। m पैरेलल लाइंस हैं और ये n पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? तो पैरेललोग्राम के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? पैरेललोग्राम के लिए एक सेट पैरेलल लाइन का ऐसे होना चाहिए और एक सेट पैरेलल लाइन का ऐसे होना चाहिए, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो एक सेट हमें सेलेक्ट करना है, मतलब एक सेट का मतलब होता है 2 लाइंस। तो पहले तो इन m में से 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, MC2, कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक सपोज कर लो ये एक लाइन सेलेक्ट कर ली और ये एक लाइन सेलेक्ट कर ली, और फिर n में से 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, मान लो ये एक लाइन सेलेक्ट कर ली, ये एक लाइन सेलेक्ट कर ली। सो दिस इज द पैरेललोग्राम। तो MC2 इंटू NC2, दिस इज द आंसर।
क्लियर है? नेक्स्ट देखो, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, वो एक पर्टिकुलर केस होता है, एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। 10 पॉइंट है जिसमें से 4 कोलिनियर हैं, बाकी 6 पॉइंट नॉन कोलिनियर है। कोई भी 3 इसमें से, 1 2 3 4 5 6, कोई भी 3 इसमें से एक लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पेयर ऑफ दीज लाइन्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है, तो देखो कैसे बताते हैं। एक तरीका ये होगा कि 10 पॉइंट है, 10 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, 2 पॉइंट से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ए बी। लेकिन यहां पे 4 पॉइंट्स इस लाइन पे हैं, तो इन चारों में से जब भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो बार बार यही स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इसको 1 ऐड कर देंगे बिकॉज दिस इज अ 1 स्ट्रेट लाइन। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं, ये जो 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इसमें से 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। फिर 6 में से 1 पॉइंट सेलेक्ट करो और इन 4 में से 1 पॉइंट सेलेक्ट करो, क्लियर है। 6 में से दोनों सेलेक्ट कर ली, फिर क्या करा, 6 में से 1 और 4 में से 1, और इटसेल्फ ये एक लाइन है तो +1 कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म विद दीज वर्ड्स। ट्राइंगल बनाने हैं तो इसको भी दोनों तरह से कर सकते हो। 10 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, ट्राइंगल बन जाएंगे, बट इन चारों में से जब भी 3 सेलेक्ट करोगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो -4c3। या फिर क्या कर सकते हैं, इन 6 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ट्राइंगल बन जाएगा, 1 2 3 ले लिया, ट्राइंगल बन गया। इन 6 में से 2 सेलेक्ट करो और इन 4 में से 1 सेलेक्ट कर लो, या फिर इन 6 में से 1 सेलेक्ट करो और इन चारों में से 2 सेलेक्ट करो, और इन चारों से अगर तीनों सेलेक्ट करते हैं तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। और कैलकुलेट करके देख लेना, दोनों आंसर सही आ रहे होंगे, दोनों आंसर सेम आ रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ज्योमेट्री का है। देयर आर इन अ प्लेन देयर आर 37 स्ट्रेट लाइन, टोटल 37 स्ट्रेट लाइन है, ऑफ विच 13 आर पासेस थ्रू द पॉइंट ए। इसमें से 13 लाइन है जो कि ए पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। एंड 11 आर पासेस थ्रू पॉइंट बी। इलेवन लाइन्स बी पॉइंट से पास कर रही है। नो 3 लाइन्स पासेस थ्रू द 1 पॉइंट बिसाइड्स, मतलब इसके अलावा अगर इनको ऐड कर लें तो ये बन गया तुम्हारा 24। 37 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर से 13 लाइन आ गई। 13 लाइन ऐसी है जो कि कोई भी 3 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, समथिंग लाइक दिस। ये 13 लाइन्स है, ठीक है। नो वन पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। इन 13 में से कोई भी ए और बी पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं। नो 2 आर पैरेलल, कोई भी लाइन इन 37 में से पैरेलल नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज स्ट्रेट लाइन। तो इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं। टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन है 37। 2 लाइन अगर सेलेक्ट करो तो, और सारी अगर नॉन पैरेलल है तो 2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो 37 में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। बट इन 13 में से जब भी 2 सेलेक्ट करते हो तो बार बार ये ए पॉइंट पे ही कट करती हैं, तो दैट इज द पॉइंट ए विच इज 1। और इन 11 में से जब भी 2 लाइन सेलेक्ट करते हो तो बार बार वो बी पॉइंट पे ही
कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज 1. सो दिस इज द आंसर, सिंपल. और तुम एक एक करके भी कर सकते हो. क्या कर सकते हो, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ ही गए, ए और बी. एक लाइन इससे लो, एक लाइन इससे लो, 13C1 11C1. ठीक है, एक लाइन इससे लो, एक लाइन इससे लो, उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, 11C1 13C1. ठीक है, दो लाइन इससे ले सकते हो क्योंकि इसमें से कोई भी तीन कॉन्करेंट नहीं है, तो 13C2. फिर क्या करो, एक लाइन इससे लो और एक लाइन इससे लो, 13C1 13C1. तो देखो सारे कॉम्बिनेशन बन गए. मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो ये AB, ये BC, C से दो के कॉम्बिनेशन बना लिए, और ये CA, AB BC CA, सारे कॉम्बिनेशन यहां पे तैयार हो गए हमारे. ठीक है, तो दोनों कैलकुलेट करके देख सकते हो, सेम आंसर आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी. ठीक है, 25 में से 10 चूज करने हैं, ऑब्वियसली सारे डिफरेंट हैं, एनसीआर लग जाएगा. देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन. या तो सारे ज्वाइन करेंगे पार्टी, या मतलब 3 फ्रेंड्स हैं मान लो, डिसाइड करते हैं या तो तीनों ज्वाइन करेंगे पार्टी या तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे. तो यहां पे दो केस बना लेते हैं, तीनों फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं और तीनों फ्रेंड ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और जो भी ये डिसाइड कर रहा है ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर फ्रेंड्स होंगे. तो अगर इन तीनों को ज्वाइन कराना है पार्टी तो एक ही तरीका है, 10 लोग चाहिए थे, अब 7 बचे और तीनों लोगों ने ज्वाइन कर ली है पार्टी, तो 22 बचे. तो 22 में से 22 में से 7 एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लो, बिकॉज टोटल मेंबर हमें 10 चाहिए. अब ये तीनों बोल रहे हैं कि तीनों पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, तो टोटल इंटरेस्टेड कैंडिडेट कितने बचे, 22, और टोटल हमें चाहिए कितने, 10. तो 22C10, दिस इज द आंसर. तो स्टूडेंट आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें एनसीआर का बेसिक एप्लीकेशन यूज करना है. तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड सिलेक्शन फ्रॉम मिक्स्ड ऑब्जेक्ट और एनसीआर एनपीआर के कुछ मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे.